गुड इवनिंग दोस्तों। मैं शिवराम प्रजापत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वीआईपी टेक्नीशियन में। और दोस्तों आज हम आप सभी के लिए लेके आए हैं ट्रांसफार्मर की दोस्तों 7th क्लास। तो जल्दी से जल्दी सभी मेरे भाई जुड़ जाइए और जुड़ने के साथ ही साथ एक बार सभी दोस्त शेयर कर दीजिए ताकि अपने सभी मित्र अपने सभी साथी जुड़ सके अपनी इस क्लास में। चलिए दोस्तों एक बार शेयर कर दीजिए। बिल्कुल स्टार्ट करेंगे दोस्तों आज की वीडियो को। बिल्कुल आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि कोई पहली बार चैनल पे आया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको इवनिंग में 9 बजे डेली आपको लाइव क्लास मिलती है और मॉर्निंग में इलेक्ट्रिक डोज के रूप में 8 बजे एक वीडियो मिलता है। तो दोनों वीडियो जरूर दिखाओ दोस्तों, आपकी सभी एग्जाम्स में हेल्पफुल रहने वाले हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। बिल्कुल शेयर कर देना। नमस्कार, गुड इवनिंग सभी दोस्तों को। 71 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 70 तक हो चुके हैं प्रीवियस क्लास में। तो पहले की क्लासें नहीं देखी है तो दोस्तों जरूर देख लेना। पूरी 6 क्लास हो गई है और 6 क्लास में आपका पूरा बेसिक कवर होता आएगा। ठीक है दोस्तों, कुछ एक क्लास में पहली दूसरी तीसरी क्लास में तो हमने बेसिक भी करवाया है, मोटा मोटा पूरा। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं 71 क्वेश्चन को आज के। ट्रांस खालिस्तान छोड़ा गया है में ट्रांसफार्मर की रेटिंग दिखाई जाती है। तो ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में होती है दोस्तों, याद कर लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाने वाला है। ए केवीए यानी किलो वोल्ट एम्पियर में, बी किलो वोल्ट एम्पियर आवर में, सॉरी किलो वोल्ट एम्पियर और आर से रेजिस्टेंस, और दोस्तों सी किलो वाट के अंदर। ठीक है दोस्तों, या डी एम्पियर आवर के अंदर। चलिए तो राइट आंसर दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है सभी मेरे भाइयों का मित्रों का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए के वी ए किलो वोल्ट एम्पियर। अब देखिए दोस्तों कई बार पूछ लिया जाता है, कोई पूछ ले आपसे कि केवीए में ही क्यों दर्शाते हैं, तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ये हमेशा लोड की करंट पर निर्भर करता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर में हमेशा क्या करता है कि रेटिंग दोस्तों किस पर निर्भर करती है, लोड करंट पर, जो कि लोड करंट किस पर निर्भर करेगा, पावर फैक्टर पर। ठीक है, तो इसलिए हम केवीए में इसको दर्शाते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए बिल्कुल। अब आपको बाकी इसकी डायरेक्ट चेंज करना तो आता है ना, के वी ए को अगर कोस फाई यानी पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो तो दोस्तों किलो वाट में भी वो चेंज हो जाता है। तो ये किलो वाट का भी ध्यान रखना, क्योंकि ये कोस फाई पर निर्भर करेगा आपका जो आगे का जो सारा है। तो आप किलोवाट में, आप देखिए कि घरों में जो भी हम चीज़ खर्च करते हैं वो किलोवाट में आती है यूनिट्स, और ट्रांसफार्मर केवीए में होता है, क्योंकि वो आपका निर्भर करता है कि आपका पावर फैक्टर वहाँ पर लीडिंग ले रहा है और लीडिंग ले रहा है, लैगिंग ले रहा है, तो वो आपके घरेलू इक्विपमेंट्स पर निर्भर करेगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो किलोवाट आपके घर में यूज होता है। चलिए देखिए बाकी बाकी एक मात्रकों पे भी बात कर लेते हैं। तो केवीए तो हो गया आपका ट्रांसफार्मर और अल्टरनेटर के लिए, किलो वाट सॉरी केवी है ना, और किलो वाट हो गया दोस्तों आपकी मोटर्स के लिए, एम्पियर आवर दोस्तों आपकी बैटरियों में होता है ना, एम्पियर आवर कितने एम्पियर की क्षमता है, और केवीआर दोस्तों आपका कैपेसिटर के लिए हम कह सकते हैं। चलिए तो चलते हैं दोस्तों, बिल्कुल केवीआर। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, 72 की ओर। दोस्तों वीडियो पसंद आता हो तो लाइक जरूर करते जाएं दोस्तों, है ना, और अपने सभी मित्रों को शेयर कर दिया करो भाइयों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्र यहाँ जुड़ सकें। 72 पे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित कौन सा सूत्र से ट्रांसफार्मर की दक्षता ज्ञात की जा सकती है। देखिए दोस्तों, तो फॉर्मूले को बहुत तोड़ मोड़ के लिखा गया है, लेकिन आपको देखना है। ए किलोवाट अपॉन ताम्र क्षति प्लस लो क्षति इंटू 100 किया जाएगा, या बी किलोवाट अपॉन किलोवाट प्लस ताम्र क्षति प्लस लो क्षतियाँ इंटू 100 किया जाएगा, या सी किलोवाट अपॉन केवीए इंटू 100 किया जाएगा। या दोस्तों ए और बी दोनों सही है। चलिए जल्दी से बताएं दोस्तों, 72 ट्रांसफार्मर की दक्षता ज्ञात करनी हो। देखिए दोस्तों अभी हमने जस्ट देखा ही था कि किलोवाट कैसे बना था हमारा, आउटपुट क्या बना था, के वी ए और इंटू कोस फाई किया था। तो कोस फाई करने से क्या बन गया था, हमारा आउटपुट का रीजन आया था। तो बिल्कुल वही होता है दोस्तों, हमेशा जब कोई भी दक्षता निकालते हैं तो हमेशा आउटपुट ऊपर आता है, तो आउटपुट किलोवाट बन गया। अब आउटपुट में यदि दोस्तों जो बाहर मिला है उसमें अगर दोस्तों आप लोह छत्तियाँ और ताम्र छत्ती, दो ही तरह की छत्तियाँ होती हैं ट्रांसफार्मर में, अगर उन छत्तियों को भी जोड़ दें तो इनपुट बन जाएगा भैया, इनपुट बन जाएगा। अब इनपुट बन जाएगा तो इनपुट बटे आउटपुट इंटू 100, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आउटपुट के अंदर आप देखिए छत्तियां जोड़ दोगे तो बिल्कुल इनपुट बना हुआ है, क्योंकि आपको पता है इनपुट में से अगर आप छत्तियों को लोह मतलब क्या है, लॉस को, जो लॉस होता है उसको घटा देंगे तो आउटपुट बनेगा। अब आउटपुट में आप लॉस को जोड़ देंगे तो इनपुट बन जाएगा। तो बस मैथमेटिकल तरीके से हम चीज़ को समझ सकते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों बी। बहुत अच्छा, सभी का शानदार आंसर है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों 73 की ओर। किस कारण से ट्रांसफार्मर की दक्षता उच्च होती है। क्या रीजन है कि दोस्तों आपके ट्रांसफार्मर की दक्षता बहुत
हाई होती है। बिल्कुल कहते हैं ना कि विश्व की सबसे अच्छी मशीन है जिसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी मिलती है, 98% तक भी मिल जाती है। देखिए दोस्तों, इसमें प्रति शतल के लिए तेल भरा होता है, यानी प्रति शीतलन यानी उसको ठंडा करने के लिए आपके ऑयल भरा होता है। ठीक है, या बी ऑप्शन, इसमें घर्षण एवं विंडेज लॉसेस नहीं होते हैं। सी, इसमें लो क्षतियाँ नहीं कम होती है। या डी दोस्तों, इसके अंदर इसमें ताम्र क्षतियाँ एवं लो क्षतियाँ कम होती है। तो जल्दी से बताएं दोस्तों, 73 का आंसर। बहुत अच्छा, जबरदस्त। देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाइयों? बिल्कुल कि इसके अंदर घर्षण हानियां और विंडेज हानियां नहीं होती है। देखिए, घर्षण हानियां और विंडेज हानियां यानी कि आपके ट्रांसफार्मर में कोई सचल पार्ट नहीं होता, कोई मूवेबल पार्ट नहीं होता, जिसकी वजह से आपकी घर्षण हानियां नहीं होती है। और घर्षण हानियां नहीं होंगी और विंडेज हानियां जब नहीं होंगी, ठीक है, एयर की फ्रैक्शन की वजह से, तो सिंपल सी बात है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसमें नॉर्मली दो ही लॉस मिलते हैं, एक तो कॉपर लॉसेज और एक लो क्षतियां। बाकी घर्षण हानियां इसके अंदर नहीं मिलती है, उसकी वजह से इसकी दक्षता क्या होती है दोस्तों? उच्च होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। बहुत अच्छा, सभी का राइट आंसर है दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 74। क्लास यदि पसंद आती जाए तो सभी मेरे भाई लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। किस सूत्र से ट्रांसफार्मर के पूरे दिन की दक्षता ज्ञात करेंगे? अभी देखिए, हमने एफिशिएंसी पे बात की थी, दक्षता पे बात की थी, लेकिन अब ये बोल रहा है कि पूरे दिन की दक्षता। तो ए, उपयोग की गई किलोवाट अपॉन सप्लाई की गई किलोवाट आवर इंटू 100। या बी ऑप्शन में देखिए, सप्लाई की गई किलोवाट, या दोस्तों आपका लिख रखा है उपयोग की गई किलोवाट आवर इंटू 100। या दोस्तों सी, प्रतिदिन उपयोग की गई किलोवाट आवर अपॉन प्रतिदिन सप्लाई की गई किलोवाट आवर इंटू 100। और डी, इसमें से कोई भी नहीं। देखिए दोस्तों, बिल्कुल सही है आप सभी का आंसर सी। क्यों दोस्तों? कि पूरे दिन और यहाँ प्रतिदिन आना चाहिए। भाई पूरा दिन का है तो एक दिन के लिए। हालांकि देखिए, ऑप्शन आपका दोस्तों ए भी सही है, लेकिन ये दिन पूछा गया है तो प्रतिदिन आएगा इसके लिए बस। बाकी एज इट इज है, उपयोग जो किया गया है और जो दे रहे हैं, यानी जो सप्लाई दी है उसके बाद जो हमें यूज मिला है उसका ही तो करेंगे। ये तो आउटपुट हो गया, ये इनपुट हो गया, इंटू 100 से कर देंगे तो ये दक्षता परसेंटेज में हमें ज्ञात हो जाएगी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों सी। बहुत अच्छा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 75 की ओर। किस शर्त पर ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिकतम होगी? दोस्तों क्या शर्त है कि ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिकतम हो जाएगी? ए, ताम्र क्षतियाँ कम होगी तब। या दोस्तों ताम्र क्षतियाँ एवं लो क्षतियाँ समान हो। या दोस्तों सी, लो क्षतियाँ न्यूनतम होगी। या डी, यह संभव ही नहीं है। देखिए, अधिकतम एफिशिएंसी मिलती है, बिल्कुल सही बात है। तो वो आपका अधिकतम एफिशिएंसी लेने की मतलब कौन सा आपका इक्वेशन बैठेगा तब। तो बिल्कुल दोस्तों, आपका जब इक्वेशन बैठ जाता है कि जब आपकी दोस्तों ताम्र क्षतियाँ, कौन सी दोस्तों? आपकी ताम्र क्षतियाँ, यानी आपकी जो अपनी वाइंडिंग वाली लॉसेज होती है, ठीक है, यानी जो कॉपर लॉसेज होगी वो लो क्षतियों के बराबर रहेंगी, तो दोस्तों आपका मैक्सिमम एफिशिएंसी आपको प्राप्त होगी। तो 20 का राइट आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों, लो क्षतियाँ है ना भाई, लो क्षतियाँ मान लीजिए आपकी जो ट्रांसफार्मर बनता है तो उसमें सेट हो जाती है, तो ये चेंज नहीं होती है। अगर इन लो क्षतियों के बराबर ही आपकी ताम्र क्षतियाँ आ जाए, इन लो क्षतियों के बराबर ही ताम्र क्षतियाँ आ जाए, तो वो अधिकतम एफिशिएंसी पर काम करेगा ट्रांसफार्मर। ठीक है, हाँ, कई बार हम उल्टा समझ जाते हैं कि ताम्र क्षतियों के इक्वल लो क्षतियाँ होनी चाहिए। नहीं दोस्तों, लो क्षतियों के बराबर ताम्र क्षतियाँ होनी चाहिए, क्योंकि ताम्र क्षतियाँ जनरली अधिक पाई जाती है लो क्षतियों की मात्रा में। ठीक है दोस्तों, अधिकतर पाई जाएगी, ज़्यादा क्या पाई जाती है? कॉपर लॉसेज, और लो क्षति कम पाई जाती है। लेकिन इसलिए आप कहेंगे ना भाई, जो स्टार्टिंग में सेट हो गया तो लो क्षति तो एक बार स्टार्टिंग में बन गई है। अगर लो क्षति के बराबर आपकी ताम्र क्षतियाँ आती है तो एफिशिएंसी आपकी अधिकतम मिल जाएगी। ठीक है, ताम्र क्षति लो क्षति के बराबर नहीं, उल्टा बोलना है। हमेशा ध्यान रखना कि लो आयरन लॉसेज इक्वल होगा आपका कॉपर लॉसेज। चलिए, समझ गए होंगे मैं जो कहना चाह रहा था। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करते जाएं, और समझ में आ रहा है तो यस जरूर कर दीजिए दोस्तों। 75 बिल्कुल बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों 76 की ओर। किस कारणवश वितरण ट्रांसफार्मर को कम लोह क्षति के लिए अभिकल्पित डिजाइन किया जाता है? देखिए दोस्तों, कि कम से कम उसके अंदर लोह क्षतियां हो तो क्या रीजन है? ए, लो क्षतियों से ट्रांसफार्मर की तेल गर्म हो जाती है। बी, लो क्षतियाँ इंसुलेशन को नष्ट करती है। सी, लो क्षतियाँ समय एक रूपता पैदा करती है। या डी, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली 24 घंटे दोस्तों उत्तेजित रहती हैं, 24 आवर्स इसके अंदर दोस्तों एक्साइटेड रहती हैं, सप्लाई आती रहती है। चलिए दोस्तों, बिल्कुल देखिए, इसके आंसर यहाँ पर अगर आप देना चाहें तो ए दे सकते हैं ना, लेकिन ए नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पर डी ऑप्शन आपको मिल चुका है।
दोस्तों आपकी लो क्षतियाँ क्यों कम से कम रखी जाती है, क्योंकि दोस्तों उसकी प्राइमरी वाइंडिंग जो होती है ना हमेशा सप्लाई के साथ जुड़ी होती है। भैया आपका ट्रांसफार्मर क्या है कि पूरे 24 घंटे वर्क करेगा और 24 घंटे उसमें स्रोत यानी सप्लाई आती रहेगी, है ना। तो बिल्कुल उत्तेजित रहेगी, तो वाइंडिंग हमेशा हमेशा वाइंडिंग उत्तेजित रहती है। इसकी वजह से दोस्तों हमें लो क्षतियाँ कम से कम रखनी चाहिए। ठीक है, लो क्षतियाँ कम से कम रहनी चाहिए क्योंकि वो उसकी प्राइमरी वाइंडिंग हमेशा सप्लाई से जुड़ी होती है। अब आपको पता ही है लो क्षतियाँ दो प्रकार की होती है और दो तरीके से ये काम करती है। एक तो होगी आपके दोस्तों एडी करंट और एक हिस्टैरिसीस क्षति। अब हिस्टैरिसीस क्षति तो वो जो कोर बनेगी, अब भाई ये कोर हमेशा उत्तेजित रहेगी तो कोर में हमेशा सप्लाई आएगी, तो कोर में जितना कम लॉसेज होगा उतना ही फायदेमंद रहेगा क्योंकि कोर तो हमेशा एक्टिव रहेगी। इसके साथ साथ अगर एडी करंट के लिए बात करें तो कोर की मोटाई, तो कोर की मोटाई बिल्कुल दोस्तों तो उस पर भी निर्भर करती है। तो फाइनली कह देंगे कि 24 घंटे एक्साइटेशन की वजह से हमें जो हमारी लो क्षतियाँ हैं वो कम से कम रखनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं 77 की ओर दोस्तों, और अच्छा प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। एक ट्रांसफार्मर पूर्ण लोड पर पूर्ण दक्षता से कार्य कर रहा है, इसकी ताम्र क्षतियाँ दोस्तों कितनी हैं? 1600 वाटेज हैं। तो अर्ध लोड पर इसकी ताम्र क्षतियाँ ज्ञात करो। चलिए दोस्तों, फुल लोड पे पूर्ण लोड का देखिए, पूर्ण लोड और पूर्ण दक्षता दो शब्द दिए आपको, पूर्ण लोड और पूर्ण दक्षता। तो दक्षता जब मैक्सिमम एफिशिएंसी कब मिलेगी दोस्तों? जब आपकी दोस्तों आयरन लॉसेज इक्वल होगी दोस्तों कॉपर लॉसेज। ये होगा ना ये सिस्टम, बिल्कुल। अब आयरन लॉसेज तो आपकी हमेशा परमानेंट रहेगी, चाहे फुल लोड हो, चाहे नो लोड हो, चाहे हाफ लोड हो, इसका तो कोई चेंजेबल ऑप्शन है नहीं। लेकिन इसने पूछा भी किसके लिए है भाई? इसकी ताम्र क्षतियाँ कह सकते हैं भाई 1600 वाटेज है। तो फुल लोड पर तो देखिए कॉपर लॉसेज 1600 हो गई, तो आयरन लॉसेज भी दोस्तों 1600 रहेगी। ये बिल्कुल सही बात है भाई, दोनों बराबर रहेगी क्योंकि फुल लोड है और पूर्ण दक्षता दे रहा है। इसके बाद अर्ध लोड, अब लोड कम किया तो इसकी ताम्र क्षति। अगर दोस्तों ये ताम्र क्षति पूछ रहा है तो इसमें तो चेंज होगा क्योंकि ये ताम्र क्षति तो लोड पर निर्भर करती है। अगर आयरन के लिए पूछता तो ये 1600 रहेगी, चाहे हाफ लोड हो, चाहे नो लोड हो, चाहे फुल लोड हो, ठीक है। लेकिन इसने पूछा इसके लिए। चलिए अब बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आप याद रखना हमेशा, बोल रहा है हाफ लोड, अर्ध लोड, अर्ध का मतलब 1/2। दोस्तों अगर बोले आधा या 1/3 या 1/4 या 1/5, जो भी कुछ बोले दोस्तों इसको स्क्वायर कर देना बस, ठीक है। जो भी कुछ बोल दे, 1/3, 1/2, 1/4, कुछ भी बोले। अभी मैं समझा देता हूँ 1/2 को करके। 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा और मल्टीप्लाई कर लीजिए जो दिया हुआ है पहले से 1600। तो 16 से ये 40, तो क्या राइट आंसर होगा इसका बी। अगर बाई चांस मान लीजिए दोस्तों अगर 1/3 होता तो 3 3 9 और 9 का डिवाइड करना पड़ता। तो सिंपली बात याद रखना है कि जितना भी दे दे उसका क्या करना पड़ेगा, सिंपली स्क्वायर करना है, उसके बाद इसको निकाल लेना है, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल। अब आपको मैंने समझा ही दिया कि आयरन लॉसेज हमेशा फिक्स रहेगा, तो आयरन तो हमेशा 1600 ही चलता रहेगा, हमेशा 16, लेकिन कॉपर लॉसेज लोड पर चेंज होता रहेगा। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। चीज़ें समझ में आ गई दोस्तों? एक बार यस कर लीजिए, और जिसको समझ में नहीं आई एक बार वीडियो को दोस्तों रिवाइंड कर लेना बाद में, ठीक है। जरूर चीज़ें आप क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। आयरन लॉसेज कभी भी चेंज नहीं होता, कॉपर लॉसेज लोड के साथ साथ बार बार चेंज होता रहता है। इसलिए मैंने कहा था पहले कि 1600 अगर आपका आयरन लॉसेज आ रहा है क्योंकि ये पूर्ण दक्षता पर है, तो पूर्ण दक्षता पे तो कॉपर लॉसेज और आयरन लॉसेज बराबर होती है, तो 1600 रहेगी और ये 1600 ही रहेगी लास्ट तक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं 78 की ओर दोस्तों। किस परिणाम को बदलने के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए। ए आवृत्ति को चेंज करने के लिए, बी वोल्टता को चेंज करने के लिए, सी शक्ति को, या दोस्तों डी ऊष्मा को चेंज करने के लिए। बिल्कुल दोस्तों इसका तो बिल्कुल सिंपल सा है, बी हो जाएगा, वोल्टता को चेंज करने के लिए। ना तो फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं, ना शक्ति को चेंज करते हैं, ना ही ऊष्मा को चेंज करते हैं। चेंज किसको करते हैं? या तो वोल्टता, और अगर वोल्टता नहीं आता ऑप्शन में, यहाँ पर आ जाता धारा, तो आप धारा को भी टिक कर सकते थे। अगर दोनों ही मान लीजिए ऊष्मा की जगह आपका धारा आ जाता, ऊष्मा की जगह क्या आ जाता दोस्तों? धारा, तो फिर आपको वोल्टता ही देना पड़ता, फिर धारा नहीं देंगे। तो आप ऑप्शन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेबल रहना है दोस्तों, है ना, कि ऊष्मा की जगह मान लीजिए धारा लिख दिया मैंने, तो अब क्या होगा राइट आंसर? तो अभी भी दोस्तों वी ही होगा। मान लीजिए वोल्टता कट गया और यहाँ ऊष्मा लिख दिया, तो उस समय आप धारा को देंगे। तो आपको देखना है किस चीज़ का कौन सी समय यूज करना है, ऑप्शन पर निर्भर बड़ा करेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 79। एम्पलीफायर की तुलना में ट्रांसफार्मर क्या नहीं करता है या क्या करता है? ए आउटपुट वोल्टता नहीं बढ़ा सकता, बी आउटपुट धारा को नहीं बढ़ा सकता, सी आउटपुट शक्ति को नहीं बढ़ा सकता, डी उपरोक्त सभी में से कुछ नहीं बढ़ा सकता। देखिए दोस्तों बात करें
ट्रांसफार्मर की बात करते हैं, हम एम्पलीफायर को छोड़ देते हैं, एम्पलीफायर का कोई मतलब नहीं। यहाँ पे देख लीजिए ट्रांसफार्मर, तो पहला ऑप्शन देखते हैं कि आउटपुट वोल्टेज नहीं बढ़ा सकता। अरे भैया बढ़ा सकता है, स्टेप अप में तो बढ़ाएगा ना, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, हाँ नहीं बढ़ा सकता, ये तो बढ़ा सकता है। सेकंड ऑप्शन में क्या है, आउटपुट धारा नहीं बढ़ा सकता। देखिए स्टेप अप होगा, स्टेप अप होगा तो आपका सेकेंडरी में दोस्तों वो टर्न ज़्यादा हो जाएंगे, वोल्टेज भी ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर इसको स्टेप डाउन कर लें, स्टेप डाउन कर लें और यहाँ पर टर्न कम हो गए, तो दोस्तों यहाँ वोल्टेज कम तो करंट ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि पावर तो इक्वल रहती है ना, इसमें पावर चेंज होती है कि नहीं होती ना, बिल्कुल। और P बराबर V इंटू आई होता है, तो अगर V कम हो गया तो I बढ़ेगा, और I कम हो गया तो V बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। तो ये भी गलत हो जाएगा। और आउटपुट शक्ति को नहीं बढ़ा सकता, भैया आउटपुट शक्ति को ट्रांसफार्मर नहीं बढ़ा सकता, ये बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात कह रहा है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों क्या, सी। मेरे हिसाब से चीजें समझ गए होंगे अच्छे से, बिल्कुल दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, क्योंकि ये शक्ति को नहीं छेड़ सकता, शक्ति इक्वल रहेगी प्राइमरी और सेकेंडरी में, दोनों में लगे। हाँ वोल्टेज और करंट ऊपर नीचे हो सकते हैं। चलिए आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 80 नंबर का क्वेश्चन और सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में तेल उपयोग करने का उद्देश्य क्या होता है। ऑयल जो यूज करते हैं हम बाइंडिंग के अंदर, मेन टैंक के अंदर भर देते हैं, इसके साथ साथ कंजर्वेटर टैंक होता है, उसमें भी हल्का फुल्का आधा ऑयल भरा रहता है। तो क्या रीजन है कि वो ऑयल क्यों भरा जाता है। ए स्नेहक यानी लुब्रिकेशन के लिए, बी इंसुलेशन एवं शीतलक के लिए, सी में स्नेहक एवं शीतलक के लिए, और दोस्तों डी शीतलन के ही लिए यूज करते हैं। चलिए तो देखिए दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा कि आपकी जो अब मैं बता देता हूँ कि आपका ये मान लीजिए मेन टैंक होता है, मेन टैंक के अंदर ये कोर होती है और कोर के ऊपर आपकी वाइंडिंग होती है। ठीक है दोस्तों, तो पहला तो क्या रीजन है कि इंसुलेटेड का मतलब कि भाई जो ऑयल होता है ना दोस्तों अचालक होता है। कैसे होता है, अचालक, इसके अंदर करंट फ्लो नहीं होता है। तो यहाँ भरा है मान लीजिए, तो आपका करंट देखिए प्राइमरी से सेकेंडरी में नहीं आएगा, और प्राइमरी से ये इनके साथ किसके साथ, बॉडी के टच में आएगा, क्योंकि बीच में आपका ऑयल भरा हुआ है। तो ये शीतल इंसुलेशन का काम भी कर रहा है। ठीक है, साथ ही साथ शीतलन का काम, भैया जो आपका मान लीजिए वाइंडिंग गर्म होती है, जब भाई हमेशा 24 घंटे उत्तेजित रहती है प्राइमरी, तो अब जब ये क्या होगा कि ऑयल गर्म होगा और गर्म होगा, ठीक है, मतलब वाइंडिंग गर्म होगी, आपकी वाइंडिंग गर्म होगी, और उसको दोस्तों क्या करेगा, ऑयल खुद उसकी हीट को अपने अंदर ले लेगा, जिससे आपकी वाइंडिंग क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, शीतलन एवं इंसुलेशन या इंसुलेशन एवं शीतलन। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज की क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करके जाना, और अपने सभी मित्रों को शेयर कर दीजिए, और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को दोस्तों चैनल के बारे में बताइए। मॉर्निंग डोज जरूर ले लीजिए, इलेक्ट्रिक डोज मॉर्निंग में 8 बजे मिलता है, और अपनी ये क्लास डेली 9 बजे होगी और होती ही रहेगी। ठीक है दोस्तों, टॉपिक वाइज चलेगी, ट्रांसफार्मर के बाद में हम 3 फेज मोटर को स्टार्ट करेंगे। चलिए बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज सपोर्ट कर दीजिए दोस्तों, आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।